जाने की इच्छा होती है और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं और इस बात पर अमल करते कि आप वहाँ जरूर जाएं। इस जगह को देखिए और आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं हूँ कोहिमा में। ये नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा में इस राज्य के सभी समुदाय के लोग रहते हैं और यही इसका आकर्षण है। हेलो, मैं हूँ रोहन पाटोले और आप देख रहे हैं एक्सपी गाइड कोहिमा। समुद्री सतह से 1444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोहिमा नागालैंड की राजनीतिक राजधानी के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये अंगामियों के गांव में बसा क्यूहेरा नाम से प्रसिद्ध था, जिसे अंग्रेजों ने बदलकर कोहिमा रखा। भिन्न जनजातियां, भिन्न संस्कृतियां, प्राचीन इतिहास और नई आकांक्षाएं, उत्तम वातावरण और निस्तब्ध कर देते पहाड़, ये एक ऐसी दिलचस्प जगह है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। द्वितीय विश्व युद्ध में एक रोचक मोड़ कोहिमा के युद्ध के समय आया, जब इस राज्य ने एक पहरेदार का काम किया और जापानी आक्रमण को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहर से 10 किलोमीटर दूर हूँ। ये रोड सीधे बर्मा तक जाता है। इस रोड से जापानी सेना इस शहर में दाखिल हुई थी, भारत पर हमला करके कोहिमा पर कब्जा करने के लिए। इस पत्थर पर लिखा है कि यह एक ऐतिहासिक सड़क है जो कभी दूसरे विश्व युद्ध की रणभूमि हुआ करती थी और इसीलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के संग्रहालय से। उन लोगों की यादें ताजा कर सकते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। चलो चले। पहाड़ी के घुमावदार रास्ते आपको नागा के समृद्ध विरासत वाले गांव किस्मा की ओर ले जाते हैं। इसका नाम किग्वेमा और फिसामा गांव के नाम पर पड़ा है, जिसकी भूमि पर यह स्थित है। वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल की इस भूमि पर पारंपरिक नागा मोरंग की संरचनाएं भी मौजूद हैं। नागा के 16 प्रमुख समुदायों के प्रतिनिधित्व करते प्रत्येक मोरंग दरअसल अविवाहित पुरुषों के निवास स्थान है। पहले यहाँ रहकर युवक काबिले की परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण लिया करते थे। कबीलाई आक्रमण के दौरान मात्र मोरंग पर कब्जा करने से पूरे समुदाय पर कब्जा रहता था। के मैदान पर द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय स्थित है। विश्व युद्ध में बर्मा पर जीत पाने के बाद जब जापानी सेना आगे भारत की ओर बढ़ी तो क्वींस रेजिमेंट और कुछ भारतीय टुकड़ी ने उनका डटकर सामना किया और जापानी सेना को हार माननी पड़ी। ये संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध में कोहिमा का महत्व, इतिहास, अहमियत और गौरव को दर्शाता है। जंग के ये दोनों विरोधी पक्ष है। एक तरफ थी जापानी सेना जिनका साथ दे रही थी जर्मनी की सेना और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी सेना जिनका साथ दे रहे थे भारतीय सैनिक। इस तस्वीर में दोनों ही पक्षों को दर्शाया गया है। हम अगर ये जंग हार जाते तो हम पर हिटलर का शासन होता। मुझे लगता है अपना जीवन न्यौछावर कर इन्होंने बहुत महान काम किया है। मैंने
सल्यूट करता हूँ। गैरिसन पहाड़ का लघु रूप है जहां पे ये जंग लड़ी गई थी और जापानी वापस जाने के लिए मजबूर हो गए थे। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसी जगह ले चलता हूँ। यहाँ आप उस युद्ध का कब्रिस्तान भी देख सकते हैं। ये बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत है। चलिए। युद्ध की कहानी के साथ बढ़ते हुए हमारी अगली यात्रा कोहिमा वॉर सिमेट्री की है। यह है दूसरे विश्व युद्ध का कब्रिस्तान। ये वही जगह है जहां जापानी सेना और हमारी सेना के बीच आखिरी हमला हुआ था। ये वही जगह है जहां जापानी सेना अंत में हार गई थी। जापान की ओर से 3000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और अलाइड फोर्स के 4000 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। इस कब्रिस्तान को और खास बात ये बनाती है कि उन सारे 4000 सैनिकों का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था और उन्हें यहीं पर दफनाया गया था। यहाँ लिखी पंक्तियां बहुत ही भावुक है। शांत आसमां के नीचे हरी घास के बीच अपने जीवन का बलिदान देने वाले सैनिकों के चिर निद्रा स्थल मौजूद है। दुनिया के लिए एक योद्धा, मेरे लिए पूरी दुनिया। अलविदा मेरे प्रियवर, गुड नाइट। कई माओं ने अपने बेटे खोए, कई बच्चों ने अपने पिता और कई पत्नियों ने अपने पति। ये शब्द जो इन पत्थरों पर गड़े हैं, मानो इन परिवारों ने अपना दिल और आत्मा उस शब्दों में उतार दिया। मैं ये समझ सकता हूँ कि इनके परिवार वालों पे क्या गुजरी होगी। पचासी 1000 जापानी सैनिकों में से केवल 20,000 सैनिक ही बच पाए, जबकि मित्र देशों को 17,857 सैनिकों की जीवन हानि हुई। ये संख्या अपेक्षाकृत कम, लेकिन फिर भी बहुत है। पहाड़ पर स्थित ये स्थल टेनिस कोर्ट के पास की वो जगह है जहां अलाइड फोर्सेस ने जापानी सेना को हराया था। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद दूसरे विश्व युद्ध के इस स्मृति स्थल पर आने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठा है, हम युद्ध क्यों करते हैं? हम लड़ते क्यों हैं? युद्ध होता क्या है? जंग हथियारों, लोगों, देशों के बीच होता है या हमारी माएं और उनकी माओं के बीच? सवाल ये है कि किसका बेटा हाथ में झंडा लेकर आएगा और किसका बेटा झंडे में लिपटा हुआ आएगा। इस जगह पर आप इतिहास के उस अध्याय से जुड़ते हैं जहां पर रक्तपात हुआ था, चाहे दुश्मन का हो या दोस्त का। ये एक ऐसी जगह है जिसे भुलाने की बजाय याद रखा जाना चाहिए। श्री
हिमातो शिमोमी, जो यहाँ के पर्यटन विभाग के कमिश्नर और सेक्रेटरी हैं, से नागालैंड के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय वाली इस जगह के बारे में बात करने का मौका मिला। नागालैंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि हम नागालैंड की राजधानी से तो परिचित है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी और भी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए कोहिमा के अलावा, और एक यात्री जो नॉर्थ ईस्ट का रहवासी ना हो वो थोड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। तो आपके अनुसार ऐसी नागालैंड में कौन सी जगह है जहाँ पे एक पर्यटक को जाना ही चाहिए? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बहुत ही सीधी सी बात है कि यहाँ आने वाला हर इंसान दीमापुर से वाकिफ है, क्योंकि वही यहाँ का प्रवेश द्वार है, वही रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है, और वही हमारे 11 जिलों में से एक जिला भी है। ज्यादातर लोग वहीं से नागालैंड में प्रवेश करते हैं। और इन सब बातों के अलावा वहीं से राष्ट्रीय राजमार्ग 39 मणिपुर और देश के बाकी राज्यों से जुड़ता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दीमापुर और कोहिमा पर्यटन के मामले में ज्यादा मशहूर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे 11 जिलों में से 2 जिले हैं। हमारे राज्य के 11 जिलों की अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली है। हर समुदाय के लोग अलग हैं और जीवन जीने का तरीका, रहन सहन सब कुछ अलग है। अगर आप उत्तर से शुरू करें और एक जिले से दूसरे जिले में जाएं, तो सबसे पहले है मॉन जिला, जिसमें कोनिया समुदाय रहता है। फिर है ट्यूनसेंग जिला, जिसमें चैंग और यूमचुंगर समुदाय रहते हैं। फिर दक्षिण की ओर किफिर जिला है, जहाँ संगतम समुदाय रहता है। फिर आता है फेक जिला, और फिर कोहिमा जिला, जिसके आगे है ज़ेहनेबोतो जिला, और फिर आता है वोका जिला, और उसके बाद पड़ता है मोहकचुंग जिला। 11 जिले। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इन जिलों के बारे में अगर बताऊं तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन इनके बारे में आप हमारी वेबसाइट और ब्रोशर्स में पढ़ सकते हैं। और वैसे भी कोहिमा आने वाले को इन सभी के बारे में पता चल ही जाता है, क्योंकि यही तो नागालैंड का केंद्र है। तो अगर कोहिमा की बात करें सर, तो मैं कई जगह जा चुका हूँ और ये पूरा सफर मेरे लिए काफी अनोखा रहा है। लेकिन अगर किसी यात्री को नागालैंड की झलक बहुत ही कम समय में देखनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए भी कई स्थान हैं। हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोहिमा के 3 या 4 दिन के टूर की व्यवस्था की है, ताकि पर्यटक कम से कम समय में भी यहाँ की यात्रा का लुत्फ उठा सकें। मुझे लगता है कि कोहिमा में ही कई खूबसूरत गांव हैं। आप खुद कोहिमा की सैर कर चुके हैं। मीमी जैसे कई खूबसूरत गांव और भी हैं। साल भर जारी रहने वाले इन टूर्स में आप नागा समुदाय की जीवन शैली देख सकते हैं। आप उनके जीवन को बहुत करीब से जान सकते हैं। कोहिमा शहर में बना ये द्वितीय विश्व युद्ध का धरोहर स्थल है, और इस खूबसूरत स्मृति स्थल की देखरेख कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन करता है। और फिर है किसामा गांव, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जिसमें आपको विभिन्न नागा समुदायों और गांवों का एक लघु रूप देखने को मिलता है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय, और फिर यहाँ एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जिसका नाम है बड़ा बस्ती, जो वास्तव में बहुत बड़ा है। मुझे लगता है आपको वहाँ जाना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अच्छे संग्रहालय भी हैं, जैसे कि स्टेट म्यूजियम। जी बिल्कुल, वो भी एक बहुत अच्छा संग्रहालय है। उस संग्रहालय में विभिन्न नागा समुदायों को बखूबी दर्शाया गया है। आपको वो जरूर देखना चाहिए। और इन सब के अलावा यहाँ कई अच्छे बाजार भी हैं, और यहाँ साप्ताहिक बाजार भी लगते हैं। और यहाँ खूबसूरत नज़ारे भी हैं, जैसे कि यहाँ के खूबसूरत पहाड़, यहाँ की जाफू पर्वतमाला, और हाँ, किसामा पहाड़। और साथ ही यहाँ कई सुंदर बागीचे और संरक्षित वन भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने की। मुझे खुशी बहुत लाभदायक होगी। आपके जरिए हमें और भी अतिथियों का स्वागत करने का मौका मिलेगा।